अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उस बेरी के दरख्त के पास से रात में कभी न गुजरना, वहां असरात है। ये जुमला हमने अपने बचपन में अम्मी की जुबान से सुना था। इससे पहले जब तक दादी जान जिंदा थीं, हमें वक्तन फवक्तन जिन्नू भूतों के किस्से कहानियां सुनाया करती थी और उनके हर किस्से का इख्तिताम इसी बेरी के दरख्त पर होता था जो हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। हम स्टॉप से अपने घर की तरफ आते तो ये बेरी का दरख्त रास्ते में पड़ता था, जहां से लामुहाला गुजरना ही पड़ता है। दरअसल ये बेरी का दरख्त एक खाली घर के सहन में था। वो इतना बड़ा और घना दरख्त था कि उसकी शाखें पूरी गली को घेरे रखती थीं। उस खंडर नुमा घर को हमने अपने बचपन से यूं ही खाली और वीरान देखा था। हमारी दादी से जब हमने पूछा था, इस घर में कोई रहता क्यों नहीं है दादी जान, तो दादी ने हमें उस घर के बारे में बताया था। यहां 2 मियाँ बीवी रहते थे। उनका एक 2 साला बेटा भी था। पहले जब गैस नहीं थी तो हमारी तरह ये भी सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। एक दिन उनके घर से जोरदार धमाके की आवाज आई और घर में आग लग गई। दरअसल उनका सिलेंडर फट गया था। आग इतनी शदीद थी कि उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। जल्द ही सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। किसी ने फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई सब कुछ जलकर खाकस्तर हो चुका था। इतना कहकर दादी खामोश हो गई और पान लगाने लगी। और वो दोनों मियाँ बीवी और उनके बच्चे का क्या हुआ दादी जान, क्या वो भी जलकर मर गए थे? मैंने दुख और अजियत की कैफियत में डूबे हुए पूछा। हाँ बेटा, वो तीनों उसी आग में झुलस कर मर गए थे। आग बुझाने के बाद जब लोग अंदर गए तो उन तीनों की शदीद जली हुई लाशें मिली। दादी तासुफ से बोली। ये सब सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। खास तौर पर मुझे उनके बच्चे पर बहुत तरस आया था। वो छोटा सा 2 साला बच्चा अजियत से कितना रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, और उसके माँ बाप जो खुद जल रहे थे अपने बच्चे को बचाने के लिए कितना तड़पे होंगे। बस यही सोचें मुझे अक्सर उस घर के करीब ले जाती और मैं उसके टूटे फूटे दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांकने की कोशिश करती। वहां सवाई जले हुए सामान के और काली दीवारों के मुझे कुछ भी दिखाई न देता। कभी गली में गुजरते कोई अंकल या आंटी मुझे उस घर में झांकते हुए देख लेते तो फौरन डांट कर मना कर देते। अरे यहाँ क्या कर रही हो, चलो शाबाश अपने घर जाओ। और मैं जल्दी से भागकर घर आ जाती। मैं घर तो आ जाती, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे सुकून ना लेने देता और फिर मौका देखकर मैं दोबारा उस घर के पास चली जाती। पता नहीं वहां क्या ढूंढने या देखने जाती थी। मोहल्ले वालों ने अक्सर मेरी दादी से मेरी शिकायत भी की थी कि आपकी पोती अक्सर उस घर के पास पाई जाती है, इसे मना करें, खुदा न ख्वास्ता किसी दिन कोई अनहोनी हो जाएगी। तब दादी मुझे प्यार से समझाती, सिद्रा बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उस घर के पास मत जाया करो, वहां असरात हैं। पर दादी, ये असरात क्या होते हैं? मैं मासूमियत से पूछती। बेटा, असरात का आसान मतलब है कि अगर तुम वहां गई तो डर जाओगी और बीमार पड़ जाओगी, इसलिए तुम्हें वहां जाने से मना करते हैं। देखो बेटा, गली का कोई भी बच्चा वहां नहीं जाता सवाए तुम्हारे। दादी जान का लहजा आखिर में जरा सख्त हो जाता। जी दादी जान, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं फौरन सादतमंदी से कहती। लेकिन अगली बार फिर मौका मिलते ही मेरा तजस्सुस मुझे वहां ले जाता। मैं खुद नहीं जानती थी कि आखिर मुझे वहां जाने का इतना शौक क्यों है कि सबके मना करने के बावजूद मैं वहां बार बार जाती थी। शायद ये मेरा बचपना था कि मुझे असरात के सही मानी समझ में नहीं आते थे। एक दफा का जिक्र है कि दोपहर के खाने के बाद सब घर वाले हस्बे आदत कुछ देर के लिए सोने के लिए लेट गए। ये उन दिनों की बात है कि जब मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे। लोगों को फुर्सत ही फुर्सत होती थी और तकरीबन हर घर का मामूल था कि दोपहर में सोते थे। हमारी अम्मी भी हमें जबरदस्ती सुलाने लेटा देती। गर्मी हो रही है, लू चल रही है, बाहर मत जाना, कुछ देर सो जाओ।
हम बज़ाहिर तो अम्मी को दिखाने के लिए लेट जाते, लेकिन चोरी छुपे झांकते रहते कि कब सारे पड़े सो जाएं और हम खेलने के लिए कमरे से निकले। मैं और मुझसे 1 साल छोटा भाई, हम दोनों चुपके से या तो छत पर चले जाते थे या फिर लाउंज में खिलौने फैलाकर चुपचाप खेलते रहते। हम दोनों ही को दोपहर में सोना पसंद नहीं था। उस दिन भी यही हुआ। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और सारे घर वाले सो गए, तब मैं चुपके से अपने बिस्तर से निकल आई। छोटे भाई पर एक खामोश नजर डाली। वो आज खिलाफे तवक्का सो रहा था और दरअसल मैं भी यही चाहती थी कि वो आज की कार्रवाई में मेरे साथ शामिल ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक था और मैं उतनी ही दलेर थी। आज बेहतरीन मौका था कि मैं बेरी के दरख्त के मीठे मीठे बेर चुनकर खाऊं, जो कि मुझे बेहद पसंद थे। लेकिन हमेशा दादी के डर से मैं वहां जाने से गुरेज करती थी। लेकिन आज मुझे वहां जाकर मीठे बेर खाने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं दबे पांव चलती हुई घर से बाहर निकल पड़ी। मेन गेट से गर्दन बाहर निकालकर दाएं बाएं झांका। हस्बे तवक्का गर्मी की शिद्दत की वजह से गली सुनसान पड़ी थी। लगता था कि सभी सोए पड़े हैं। मैंने मौका गनीमत जाना और अपने कदम उस खंडर की तरफ बढ़ा दिए। जल्द ही मैं बेरी के दरख्त के नीचे खड़ी थी। वहां जमीन पर बहुत सारे लाल पीले बेर बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। मैं खुद को रोक ना पाई और लपक कर बेर चुनने लगी। तभी मैंने आवाज सुनी, श, श। मैंने हाथ रोककर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई ना था। मैं फिर से अपने काम में मगन हो गई और मुझे दोबारा से वही आवाज सुनाई देने लगी, श, श। कोई शायद मुझसे मुखातिब था। मैंने फिर से इधर उधर देखना शुरू किया। तभी मेरी नजर टूटी हुई दीवार के उस पार सहन में पड़े बेरों पर पड़ी। वहां पर लाल पीले बेरों की तो जैसे बारिश बरस रही थी और कोई मुझे उस तरफ ही मतवज्जा करना चाहता था। इतने सारे बेर देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया और मैंने दादी की सारी नसीहतें बालाए ताक रखते हुए टूटी हुई दीवार पार कर ली। घर के अंदर दाखिल होना था कि मेरे तजस्सुस ने मेरे शौक को हवा दी कि मैं उन कमरों में जाकर देखूं, और मैं खुद को इस बात से रोक ना पाई। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल घर था, जो कि मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो चुका था। कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे झुरझुरी आ गई। कमरे की दीवारें जलने की वजह से स्याह हो चुकी थीं। लंबे लंबे जाले लटक रहे थे और पूरे घर में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। न जाने मेरा डर खौफ उस वक्त कहाँ गया था। वैसे भी मैं काफी दलेर थी। तभी एक काली बिल्ली मेरे करीब से निकलकर भागी और ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से चीख निकल गई। लेकिन फिर बिल्ली को देखकर मैंने खुद को तसल्ली दी और सीने पर हाथ रखकर अपना सांस बहाल किया, जो खौफ की वजह से धूकनी की तरह चलने लगा था। फिर मुतमईन होकर मैंने कदम मजीद आगे बढ़ाए। अभी 3-4 कदम ही आगे बढ़ी होंगी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। ये एहसास होते ही मैं दम साधे रुक गई। मैंने सांस रोक रखी थी, जैसे अगर सांस भी ली तो कोई मुझे दबोच लेगा। किसी की मौजूदगी का एहसास इतना कवी था कि मेरे पसीने छूट गए थे और मैं एक जगह कदम जमाए बुत की मानित खड़ी थी, जैसे अगर हिली भी तो मर जाऊंगी। दूसरी तरफ मेरे घर में दादी जान, जो कि सोई नहीं थी, सिर्फ आंखें मूंदे लेटी हुई थी, पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई तो सामने मेन गेट खुला पाया तो वो ठिठक गई। जल्दी से उस कमरे की तरफ झांका जहां हम बच्चे सोए हुए थे। वहां मुझसे बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई तो सोए हुए थे, लेकिन मैं गायब थी। दादी जान ने जल्दी से जाकर अम्मी को जगाया। अरे बहू उठो, देखो सिद्रा घर में नहीं है और दरवाजा भी खुला पड़ा है। दादी की आवाज सुनकर अम्मी हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने खुद सिद्रा को और बाकी बच्चों को सुलाया है। अम्मी ने अपनी सफाई पेश की। तुमने सुलाया होगा ना, लेकिन उसने सोने का नाटक किया होगा। अब देखो वो भरी दोपहर में कहाँ गायब हो गई है। सन्नाटा पड़ा है बाहर तो। दादी बुरी तरह बोल रही थी, क्योंकि अम्मी को जगाने से पहले वो पूरे घर में मुझे ढूंढ चुकी थी, लेकिन मैं घर में होती तो मिलती ना, और अब उनकी परेशानी बचा थी।
दादी की परेशानी देखकर अम्मी भी परेशान हो गईं और फिर दादी और अम्मी घर की बाहर से कुंडी लगाकर गली में मुझे ढूंढने निकल पड़ी। अचानक ही मुझे लगा कि कमरे में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है। इतनी शिद्दत की गर्मी में उस टूटे फूटे जले हुए घर में जैसे एसी चलने लगे थे। मेरे कदम जैसे जमीन में जकड़े हुए थे कि एक भी कदम आगे या पीछे बढ़ाने की पोजीशन में मैं नहीं थी। मैं आंखें मजबूती से बंद किए हुए सर झुकाए खड़ी थी। अकल समझ सब कुछ माफ हो चुकी थी। उस वक्त कोई कुरानी आयत भी मेरी जुबान पर जारी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं 7 या 8 साल की नासमझ बच्ची थी। मेरी जुबान तो बिल्कुल तालू से चिपक गई थी। तभी मुझे किसी की सिसकियां सुनाई देने लगी थी, किसी औरत की सिसकियां, और ना चाहते हुए भी मैंने पट से अपनी आंखें खोल दी। सामने का मंजर मुझे जान से मारने के लिए काफी था। मेरे बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी, मगर उफ, वो औरत मुकम्मल जली हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत भयानक लग रही थी। उसके जले हुए बाजुओं में 2 साला बच्चा भी था, जो मुकम्मल तौर पर जलकर स्याह हो चुका था, और उन दोनों की चर्बी पिघल पिघल कर जमीन पर गिर रही थी। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि मैं अपनी बेसाख्ता निकलने वाली चीख को रोक ना पाई, और ना जाने कौन सी कुव्वत ने मेरे पैरों में भागने की जान डाल दी। मैं चीखें मारती हुई सरपट भागी, लेकिन सहन में पड़ी ईंट से ठोकर खाकर गिर पड़ी। मैं सर के बल जमीन पर गिरी और फिर मुझे कोई होश न रहा। इत्तेफाक से उसी वक्त दादी और अम्मी मुझे ढूंढती हुई इस तरफ को आ पहुंची। मैं जख्मी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। दादी और अम्मी ने बमुश्किल मुझे उठाकर घर पहुंचाया। मैं बहुत जख्मी थी, सर पर काफी चोट लगी थी और खून बह रहा था। काफी दिनों तक मेरा इलाज होता रहा। मुझे मुकम्मल सेहतयाब होने में काफी वक्त लग गया। दादी और अम्मी ने मुझसे कुछ भी न पूछा। वो समझ गई थी कि मैं बहुत डरी हुई हूं, अभी मुझसे कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैंने दादी और अम्मी को खुद सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये सब सुनकर दादी और अम्मी शॉक रह गए, और अम्मी ने मुझे सीने से भींच लिया। दादी कहने लगी, इसीलिए मैं मना करती थी ना सिद्रा कि वहां कभी नहीं जाना, वहां असरात हैं, लेकिन तुमने मेरी बात हरगिज ना मानी। देखो नुकसान उठाया ना आप। जी दादी जान, मुझसे गलती हो गई, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। ये कहते हुए मैंने दादी जान की गोद में सर रख दिया। लेकिन आज तक ये बात मैं समझ न सकी कि असरात बेरी के दरख्त पर थे या उस घर में।